तो भाइयों और बहनों, दंगा के पीड़ित लोगों के लिए आवाज बनना उचित है या दंगाई बनना उचित है, यह तय आपको करना है। अगर हम चुप रहे, एग्जाम्पल्स आर बीइंग सेट ऑफ एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड अपराइट मेन एंड वुमेन। इफ वी आर गोइंग टू स्टे क्वाइट, अगर हम अभी भी चुप रहे तो कोई आवाज उठाने के लिए बाकी ही नहीं रहेगा। सभी लोगों को एक अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोगों को अगर लगे कि मेरे हस्बैंड की लड़ाई सच्ची थी, सच के लिए थी, माय हस्बैंड वाज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए। छानबीन इन्वेस्टिगेशन वाज डन बाय CID क्राइम। वो उन्होंने इतने सालों पहले 2500 पेजेस का पूरा रिपोर्ट तैयार किया और उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं भी संजीव भट्ट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। इट इज अबाउट ट्रूथ, इट इज अबाउट जस्टिस, एंड जब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होगी, वी विल फाइट टू द फिनिश एंड वी विल फाइट स्ट्रॉन्ग। एक भी प्रूफ नहीं है, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना किसी डॉक्टर की रिपोर्ट, ना उस आदमी जो रायटियर था जी, वो बाहर दंगे कर रहा था और उसको वहां की लोकल पुलिस, भानवड़ पुलिस पकड़ती है, वो उनकी हिरासत में थे। संजीव भट्ट तो वो सब अरेस्ट हो जाने के बाद आते हैं उधर। जब आप सब इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ जूझ रहे हैं, इनके बैड पॉलिसी से जूझ रहे हैं, आज न्याय प्रणाली के ऊपर बात करते हैं, हम कहते हैं कि आम जनता को इंसाफ मिलेगा। एक IPS, भाइयों और बहनों, एक IPS संजीव भट्ट, वर्दी 1988 बैच के संजीव भट्ट आज किन कारणों से जेल में है? क्या उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सरकारी महकमे के भ्रष्टाचार को उजागर किया? क्या उनका दोष केवल इतना है कि उन्होंने बीजेपी के बैड गवर्नेंस को क्लेम किया, चैलेंज किया? उन लोगों के लिए वो आवाज बने जो दंगाई पीड़ित थे। तो भाइयों और बहनों, दंगा के पीड़ित लोगों के लिए आवाज बनना उचित है या दंगाई बनना उचित है, यह तय आपको करना है। हमें राम मंदिर के नाम पे बहकाया जा रहा है, हमें GST के नाम पे बहकाया जा रहा है, हमें आर्टिकल 370 के नाम से बहकाया जा रहा है, नोटबंदी में लाखों करोड़ों काला धन लाने के बारे में बहकाया जा रहा है। लेकिन क्या कोई यह जवाब दे सकता है कि अगर गुजरात मॉडल है तो फिर संजीव भट्ट जैसा एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, पुलिस का एक बेदाग अफसर आज सलाखों के पीछे क्यों है? इसके पीछे की कहानी आप में से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं उनके परिवार के साथ हूं। उनको बुलाने से पहले आपको 2 शब्द बताना चाहूंगा। उनकी धर्मपत्नी माननीय श्रीमती श्वेता भट्ट जी और उनकी पुत्री जो फिलहाल हमारे साथ आज मौजूद है, आकाशी भट्ट जी, जो पेशे से डॉक्टर हैं, और किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना से पूरा परिवार गुजर रहा होगा। घर के 2 बच्चे जो पढ़ रहे हो किसी कोर्स में और अचानक उनके पिता को इस तरीके से ले जाया जाता है, भाई और बहनों, जैसा आप किसी मुजरिम को खदेड़ते हुए ले जा रहे हैं। वो तो शुक्र था तमाम लोगों की दुआओं का, ईश्वर के नजरिया का, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं थे जब बैड गवर्नेंस तो बड़े बड़े लोगों का एनकाउंटर कराने में तुली हुई थी। भाई और बहनों, आप देख रहे हैं जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे क्या मॉडल आ रहा है। उत्तर प्रदेश में SSB लाया जा रहा है कि बगैर वारंट किसी को भी उठा लेंगे। यहां मेरे साथ आज मैं उनके पोस्टर के साथ समीप खड़ा हूं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इसी जगह, इसी मंच पे अहमदाबाद में, उन्हीं के घर में मैं संजीव भाई साहब के साथ इसी कमरे में चाय पीते हुए आप लोगों के साथ समक्ष आऊंगा। मेरे लिए गर्व की बात होगा, मेरे परिवार के लिए और करोड़ों करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए गर्व की और प्रकाष्ठा की बात होगी। क्यों? उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी। भारतीयों, जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं, मेरा आपसे एक अनुरोध है, आखिर कब तक वीडियो देखते रहोगे? कब तक सुनते रहोगे? कब तक हेडफोन में काम करते रहोगे? आओ उतरो धरातल पे। अपने लिए दुनिया जीती है, ऐसे निर्भीक अधिकारियों के लिए कौन जिएगा जो हमारे लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है? भाई और बहनों, कानून की एक ऐसी दांव पेंच जो इनकी बेल नहीं होनी देती। 302 का मुकदमा दर्ज कराया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर जो किसी एक बड़े मामले में आखिरी गवाह को प्रोटेक्शन देने में यकीन करते हो। मैं हमेशा कहती हूं कि मेरा नाम श्वेता संजीव भट्ट है और मैं ये नाम बड़े गर्व से लेती हूँ, हमेशा से। क्या बात है, नमन है आपको, नमन है आपके हौसले का, नमन है, नमन है आपका। आप मन भारी मत कीजिए, नमन है आपके हौसले का। आप हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। आप ये साबित करती हैं कि मणिकर्णिका का एक्टिंग, आप तो केवल एक्टिंग करती हैं। यहां वो औरत है जो जूझ रही है देश के एक शेर के लिए। यह है वीरांगना जिन्हें कोई मंच की जरूरत नहीं है। प्लीज। थैंक यू। आप पूछ सकते हैं मुझे जो भी पूछे। मैं ये जानना चाहूंगा जी श्वेता जी कि किस तरह की घटना 5 सितंबर 2018 की जो भयावह घटना है और उसके पूर्व की घटना, आप थोड़ा हम सभी दर्शकों को बताएं, भारतीयों को बताएं।
5 सितंबर 2018 जी सुबह 8 बजे जी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के घर में जी 40 से 50 पुलिस वालों के साथ, कितनी सारी ढेर सी गाड़ियों के साथ हमारे घर में लोग आ जाते हैं। भाई और बहनों, सीनियर रैंक के आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट 5 सितंबर 2018 शिक्षक दिवस के दिन उनके घर को 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घेरते हैं। ऐसा मानो जैसा कोई आतंकवादी हो, जबकि हम बात कर रहे हैं देश के वीर सिपाही, देश का जवान शेर संजीव भट्ट जी। जी आगे क्या हो? वो आके कहते हैं कि उनको क्वेश्चनिंग के लिए ले जाना है। जी हमने जब पूछा, सर ने जब पूछा कि कौन से केस में, जी तो बताते नहीं हैं। बताइए, जिस जुर्म के आधार पे उनके घर में पुलिस वाले धावा डालते हैं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के घर में पुलिस का ही अटैक होता है और उन्हें यह नहीं बताया जाता है कि किस जुर्म के आधार पे उनके घर में ये रेड हो रही है और क्यों उनको जबरन उठा लिया जा रहा है। उसके पश्चात क्या हुआ? तो साहब ने कहा कि मैं तो यही हूं, इतने सालों से यही हाँ जी, जो भी है पूछो, जी पूछ सकते हो जी, मुझे। ये जी, 30 साल पुरानी बात, 25 साल पुरानी जी, बात, जो भी है जी, मगर नहीं। तो उनको लेके जाते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, अंडर द प्रीटेक्स ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ कोर्स। और फिर वहां कोई फैमिली मेंबर्स को अलाउ नहीं करते, वकील को अलाउ नहीं करते। हमें पता ही नहीं था कि किस केस के लिए ले जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं गुजरात मॉडल की। आप लोगों ने देखा होगा 2014 का चुनाव जब हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात मॉडल का जिक्र किया और बीजेपी के तमाम बड़े आला नेताओं ने गुजरात मॉडल का जिक्र किया था। भाई और बहनों, यह है गुजरात मॉडल। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गुजरात मॉडल इज समवन हु इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफिसर ऑन दिस अर्थ and being proud to say that he is an Indian just like me। मेरी तरह वो एक सच्चे भारतीय हैं और उनके घर में उनको पूछताछ के नाम पे उठाया जाता है और उनको घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता है, उनके वकील से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। भाई और बहनों, और ये न्याय है, ये गुजरात मॉडल। इस परिवार के आप हमारी वीर बेटी को देख रही हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा, आकाशी भट्ट, एंड शी इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। भाई और बहनों, आम आदमी को हम क्या इंसाफ दिलाएंगे जब हमारी देश की वीरांगना श्वेता भट्ट जी और एक अपकमिंग डॉक्टर, उन लोगों को क्या परेशानी आई अपने पिताजी के इस तरीके की जबरन मुकदमेबाजी में। आप बताइए, एज अ डॉक्टर आपने क्या क्या कष्ट है, क्या क्या चीजें जो आपके अंदर, आप प्लीज शेयर कीजिए। एक तो बात दैट आई वुड रियली लाइक टू से इज के बुरा पीरियड है मगर वी आर अ वेरी स्ट्रांग फैमिली ऑफ एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग मैन। तो अगर ये लोगों को, ये रेजिम को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें करने से या तो वो टूट जाएंगे या तो हम टूट जाएंगे, तो वो तो होने नहीं वाला है। इनकी लड़ाई सच, इट इज अबाउट ट्रूथ, इट इज अबाउट जस्टिस, एंड जब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होगी वी विल फाइट टू द फिनिश एंड वी विल फाइट स्ट्रांग। भाई और बहनों, जो आकाशी जी बोल रही हैं इसके पीछे एक तर्क और है कि सच के लिए दुनिया को छोड़ा जा सकता है लेकिन दुनिया के लिए सच को नहीं छोड़ा जा सकता। जो परिवार 2 साल से भी ज्यादा, देखिए 18 सितंबर 5 सितंबर को उनको लिया गया और आज इस बात को 2 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल से भी 1 हफ्ता से ज्यादा हो गए, आप समझिए। और वो परिवार आज, श्वेता भट्ट जी अपने पति से दूर है, आकाशी जी अपने पिता से दूर है, इनके भाई अपने पिता से दूर है और ये राष्ट्र अपने बेटे से दूर है। असली बात है कि ये लड़ाई उनकी निजी नहीं है, उन्होंने कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं बढ़ा ली, उन्होंने कोई जबरन वसूली नहीं कर ली, उन्होंने कोई रैकेट नहीं चला दिया, उनके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं थे, बेसलेस एलिगेशन लगा के उनको उठाया गया। और देखिए 2014 में बीजेपी सरकार सेंटर में आते ही जिन जिन लोगों ने उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए, किस तरीके से आगे वो बढ़ाया गया, उसका जिक्र इस वीडियो में होगा। लेकिन इस वीडियो में तमाम वो लड़कियां, हमारी भारतीय माताएं और बहनें और औरतें जो देख रही हैं, एक बात मैं आपसे बोलूंगा, अकेली श्वेता भट्ट जी पीड़ित नहीं है, इस देश में लाखों लोग पीड़ित है इस तरीके के जाली और फर्जी मुकदमों में। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन तमाम वीरांगनाओं को मेरा सलाम। आप अपना हौसला इस बेटी से लें, इस मां से लें, इस पत्नी से लें। अगर ये 2 लोग 3 लोग हौसला हार जाते तो शायद ये परिवार बिखर जाता, लेकिन आज भी एक बात बोलते हैं कि हम लड़ेंगे टिल एंड और हम जीतेंगे। और इनके लिए पूरा भारत एक है, हिंदुस्तान नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और भाई और बहनों, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज संजीव भट्ट जी के मुहिम के लिए जिस व्यक्ति ने मुझे यहां बुलाया वो भी मुस्लिम समुदाय से, आपकी जानकारी के लिए। क्या इससे अच्छा कौमी एकता हमें कहीं मिल सकता है? एक ब्राह्मण की मदद के लिए एक मुस्लिम आगे आता है,
ये हमारी देश की अखंडता, ये हमारी देश की पहचान, ये हमारी देश की असली चेहरा है। आप ये बताएं कौन कौन सी कमीशन ने क्या किया? माइक थोड़ा सामने रखिएगा जी। उनको 30 साल पुराने केस में फंसाया जा रहा है गलत तरीके से जी, जिस केस में ना तो उन्होंने कभी किसी को गिरफ्तार किया जी, ना कभी कोई उनकी कस्टडी में थे, ना उन्होंने उनको इंटरोगेट किया जी। ये 30 अक्टूबर की बात है 1990। 30 अक्टूबर 1990 जिस केस में इनको फंसाया जा रहा है, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, फंसाया जा रहा है। क्या इनकी जो तारीखें लगती हैं और इन पे जो मुकदमा लगा है 302 का, क्या कोई बेस है इसमें 302 के मुकदमे का? कोई भी बेस नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना किसी डॉक्टर की रिपोर्ट, ना उस आदमी जो रायटियर था जी, वो बाहर दंगे कर रहा था और उसको वहां की लोकल पुलिस, भानवड़ पुलिस पकड़ती है, वो उनकी हिरासत में थे। संजीव भट्ट तो वो सब अरेस्ट हो जाने के बाद आते हैं उधर और वो उनका ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं था, मगर फिर भी कोई भी उन्होंने वो जो पकड़े गया था और जिसके कारण ये प्रभुदास जी करके जो है जिनकी मौत हो जाती है और जिसके लिए हमें भी दुख है, मगर वो कस्टडी में ही नहीं थे तब, वो 18 दिन छूटने के 18 दिन के बाद होता है। अब उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं हमें कोई पता नहीं। न्याय की दुर्दशा देखें भाई और बहनों, संजीव भट्ट जी का ज्यूरिसडिक्शन का एरिया नहीं था, वहां के लोकल पुलिस का एरिया था। सारी घटना के बाद संजीव भट्ट जी आते हैं, 30 अक्टूबर 1990 की घटना, और चार्जेस कब फ्रेम होते हैं? बेसलेस चार्जेस, कोई स्पेसिफिक गवाह नहीं, कोई पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं, लेकिन मुकदमा धाराएं क्या लगती हैं? 302 अटेम्प्ट टू मर्डर। अब आप बताएं, जिस व्यक्ति का ज्यूरिसडिक्शन वहां नहीं है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा दर्ज होता है तो क्या चीज होती है? आइए बात करते हैं आकाशी जी से। जो ये पूरी बात जी, जैसे मम्मी ने बताया कि अरेस्ट किसी और ने किया, कस्टडी के किसी और में थे, ये पूरा केस लगाया गया कस्टोडियल डेथ का, जबकि डेथ कस्टडी में हुई भी नहीं, 18 दिन बाद हुई। कस्टोडियल डेथ इज द एग्जैक्ट व्हाट फ्रेम चार्जेस हैज बीन मेड, बट द पर्सन हु हैज डाइड, जो व्यक्ति अब नहीं रहे, उस व्यक्ति की डेथ कस्टडी में हुई ही नहीं थी, जिनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत क्लियरली लिखा गया था कि डेथ किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरीज की वजह से नहीं हुई है, कि कोई भी साइन भी नहीं है कि कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी हुई है। तो फिर किस प्रकार से, किस बेस पे उन लोगों ने बोला कि ये कस्टोडियल डेथ है? भाई और बहनों, एज अ डॉक्टर, शी इज अ कमिंग डॉक्टर और हमारे देश को भी सर्व करेंगी। और एक आज आप देखते हैं कोरोना काल में डॉक्टर्स का क्या योगदान है। आप जरा सोचें, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो, उनके घर में इतनी बड़ी विभीषिका हो जाती है, मैं हिंदी का शब्द यूज करता हूं, ठीक है, उसके बावजूद अपने पढ़ाई में अग्रसर होती हैं, और कितना दर्द है जो अपने अंदर समेटे रखती हैं, और एक बेटी बन के अपनी मां को सपोर्ट करती हैं, कंधे से कंधा मिला के अपनी पढ़ाई भी करती है, अपनी मां को दर्द को भी घटाती है। लेकिन आखिरकार किस दोस्त का जो सजा है वो हमारे वीर देश के सैनिक, हमारे ज्येष्ठ भ्राता, इस देश के नागरिक और भारत के एक लाल आखिर आज सलाखों के पीछे क्यों है? मैं जुडिशरी के तमाम उन बैरिस्टर्स और एडवोकेट्स आज एक आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारा अब न्याय प्रणाली पे ही केवल यकीन रह गया है, क्योंकि बीजेपी गवर्नेंस अब जुडिशरी में भी इंटरफेयर कर रही है। आए दिन वकीलों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, फ्रीडम फॉर संजीव भट्ट, यह आंदोलन अब पूरे देश में जाएगा, पूरे देश में हम शुरू कर रहे हैं, हर राज्य में, क्योंकि आज नेशनल मीडिया इतनी बड़ी खबर को भी लीक आउट नहीं कर रही है, जबकि नेशनल मीडिया में चीन के, पाकिस्तान के, टिड्डियों के और आलू के प्याज की वीडियोज आ सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्दोष काला पानी की तरह सजा भुगत रहा है, उसके लिए आज एनडीटीवी जैसे चैनल भी पीछे हट रहे हैं। रवीश कुमार जी, मेरा आपके ऊपर एक बहुत आस्था है कि आप एक निर्भीक एंकर, एक जर्नलिस्ट रहे, और चूंकि मैं भी जर्नलिज्म का एक कोर्स का एक छात्र रहा हूं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, संजीव भट्ट कैंपेन को अपना बल दें, अपना समर्थन दें। तमाम टीवी, अभिसार शर्मा जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती होगी, ये मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेबल का रिक्वेस्ट नहीं है, ये संजीव भट्ट का मुद्दा है। संजीव भट्ट अकेले नहीं पढ़ने चाहिए, वैसे भी वो अकेले नहीं है, करोड़ों दिलों की धड़कन है, लेकिन जिस तरीके से वो आज सलाखों के पीछे हैं, उनके लिए अगर नेशनल मीडिया सड़कों में नहीं आती है, अगर आप कवरेज नहीं करते हैं,
तो ये दोष आपके ऊपर मढ़ा जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र का चौथा जो स्तंभ है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया, आप हैं। आपका चुप रहना, आपका मौन रहना एक परिवार के कष्ट का कारण बन रहा है। आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने माता का सपोर्ट करें, आप उस बेटी का समर्थन करें जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई में कितनी कष्ट सह रही होगी, अपने पिता को अपने साथ ना देखते हुए। घर का पूजा पाठ छूट जाता है, त्योहार छूट जाता है। जिस घर में परिवार का सदस्य सलाखों के पीछे हो, क्या वहां कोई त्योहार मन सकता है? क्या भारत में हम कोई त्योहार मना सकते हैं? भाई और बहनों, आइए जानते हैं कमीशन की क्या रिपोर्ट थी, क्या क्या चीजें हुई, आप बताएं श्वेता जी। 2011 में संजीव भट्ट ने एक एफिडेविट फाइल करी जी, विच गोज डायरेक्टली टू मिस्टर मोदी। गौर कीजिएगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2011 में संजीव भट्ट जी ने एक एफिडेविट दायर किया था, जिसका सीधा डायरेक्ट संबंध है मोदी जी के ऊपर, दंगों से रिलेटेड। बताएं। और ही इज द ओनली सर्वाइविंग अलाइव विटनेस, और वो एकमात्र जीवित विटनेस है उस केस में। भाई और बहनों, एकमात्र जीवित विटनेस। उस दिन सुबह 11 बजे उन्होंने एफिडेविट फाइल करी और शाम के 4 बजे से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। बताइए, एक एफिडेविट सुबह 11 बजे फाइल होती है 2011 में, और शाम को 4 बजे पूरा मंत्रालय उठ जाता है संजीव भट्ट के खिलाफ। आगे क्या हुआ? और ये केस ऐसा है कि जिनकी जानकारी माने छानबीन इन्वेस्टिगेशन वाज डन बाय सीआईडी क्राइम, वो उन्होंने इतने सालों पहले 2500 पेजेस का पूरा रिपोर्ट तैयार किया और उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं भी संजीव भट्ट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। ये समरी रिपोर्ट फाइल हो जाती है, केस बंद हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 बॉम्बे पुलिस एक्ट, क्योंकि हम लोग अभी भी गुजरात में बॉम्बे पुलिस एक्ट फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से कोई भी ऑफिसर वो अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी काम करता है, क्योंकि पुलिस वाले का तो ये काम होता है, तो उसको वो सरकार प्रोटेक्ट करती है। तो ही वॉज बीइंग प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो दंगे कर रहे थे और इट वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय सम अदर पुलिस ऑफिसर्स, बट दे वर अरेस्टेड। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन ऑल्सो नहीं 197 के हिसाब से भी संजीव वॉज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट के नहीं, इट वॉज डन इन द कलर ऑफ हिज ड्यूटी। मगर ये सभी कुछ होने के बाद, ये एफिडेविट के बाद, द सेम गवर्नमेंट टेक्स अ यू टर्न। मैं ये एक ऐसे अफसर की बात कर रही हूं कि जो 2003-4 में साबरमती जेल में सुपरिटेंडेंट थे जी, और वहां उन्होंने इतने अच्छे रिफॉर्म्स किए थे कि जब उनकी वहां से ट्रांसफर होती है तब 4000 कैदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कभी भी नहीं हुआ है, सभी लोग भूख हड़ताल पर जाते हैं और कितने लोग 5 से 7 लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते। क्यों? ऐसा संजीव भट्ट ने क्या कर दिया था उधर? इस बात को, इसके दर्द को समझिए। उन्होंने साबरमती जेल में जो मुख्य अधीक्षक रहे संजीव भट्ट जी, उन्होंने इतना सारा चीज जो जिक्र किया, इतना सारे रिफॉर्म्स किए, परिवर्तन किए, कि जब वहां से उनका ट्रांसफर हुआ तो 4000 कैदी, भारत के इतिहास में पहली बार, मैं माननीय सभी मीडिया के लोगों से आग्रह करूंगा इस बात को अच्छे से सुने, 4000 कैदी भूख हड़ताल पे जाते हैं एक जेल अधीक्षक के लिए। बताइए, एक भारतीयता की इससे अनूठा मिसाल क्या हो सकता है कि जहां हम क्रिमिनल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं एज गुड पर्संस के लिए, और जिस व्यक्ति के लिए 4000 कैदी जेल के भूख हड़ताल में होते हैं, आज उनका परिवार हाशिए में। आज वही संजीव भट्ट सलाखों के पीछे बगैर कोई क्राइम के, बेसलेस एलिगेशंस के सुप्रीम कोर्ट में उनकी तारीख के लिए नहीं मिलता दुनिया भर के टाइम में, लेकिन इनके हियरिंग पे एक बेल के लिए इनको हियरिंग का क्यों नहीं मिल रही है? इनको बेल क्या मिलता है आपको सूचना? 2 साल से ट्राई कर रही हूं, सिर्फ बेल के लिए घूम रही हूं, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, आखिर में अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही हूं जी, मगर मुझे पक्का यकीन है वहां मुझे न्याय मिलेगा जी। और ये माध्यम से मैं इनफैक्ट सभी लोगों को एक अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोगों को अगर लगे कि मेरे हस्बैंड की लड़ाई सच्ची थी, सच के लिए थी, माय हस्बैंड वाज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए। आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई हस्बैंड होम। बोलूंगा ना तो मैं इनको रोते हुए देखूंगा और ना ये रोएंगी। अभी अभी आकाशी ने एक बात बोला था, हम लड़ेंगे यार। इस हम में भाई और बहनों आप हैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तमाम मीडिया के चैनल, तमाम यूट्यूब के सारे चैनल, जितने चैनल्स हैं, मेरा विनम्र निवेदन है आप इस वीडियो को अपने अपने चैनल्स पे डालें।
आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं सरकार में, इस रेजिम में। ये कुशासन है, ये सुशासन नहीं है। लेकिन इस देश की एक वीरांगना इस तरीके से हाथ जोड़े, ये पसंद नहीं। हमारे देश के सभ्यता को ये सूट नहीं करता। हम सूचक नहीं है इस तरह के हरकतों की, जो आज हमारे वीर भारतीय लाल जो है आज बर्दाश्त कर रहा है इस देश के कुशासन को। हमारी न्याय की प्रणाली देखिए, एक वीर बेटी को, मैं स्वयं एक बेटी का बाप हूं और शायद वो भी इस वीडियो को जब भी देखें उन्हें भी स्रोत इस लड़की से अवश्य मिलेगी। हमारी वीर बेटी है संजीव भट्ट, हमारे दिल में, हमारे धड़कन में हर जगह विद्यमान है। लेकिन अगर हम अपने जीवन का कुछ पल अपने परिवार के लिए ना निकालें तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। आखिर कब तक हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हम आज सड़कों पे नहीं उतरते? इस वजह से बेहद ईमानदार छवि के जो अफसर हैं उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। भाई और बहनों, मैं केवल एक बात बताना चाहूंगा, ये परिवार आपका परिवार है, ये परिवार हमारा परिवार है, हम भी इस परिवार का हिस्सा है। जो इस परिवार के साथ हुआ है, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस के तौर पे हुआ है, और हम और आप एक साधारण नागरिक हैं। अगर एक आईपीएस के साथ ये दुर्घटना हो सकती है तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा? अभी तो उत्तर प्रदेश में एसएसबी का गठन कर दिया गया है बगैर क्रिमिनल रिकॉर्ड के। इस वीडियो के माध्यम से आकाशी जी, आप सुनने वालों को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बहुत सिस्टमैटिकली सारे ऑनेस्ट और अपराइट वॉइसेस को दबाया जा रहा है, चुप किया जा रहा है। डिसेंट क्वेश्चन पूछना जी डिसेंट माना जाता है। देश के लिए कुछ करना एंटी नेशनल हो गया है। अगर हम चुप रहे, एग्जाम्पल्स आर बीइंग सेट ऑफ एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड अपराइट मेन एंड वुमेन। इफ वी आर गोइंग टू स्टे क्वाइट, अगर हम अभी भी चुप रहे तो कोई आवाज उठाने के लिए बाकी ही नहीं रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोला है कि हम सवाल करते हैं तो हम देशद्रोही कहलाते हैं, हम प्रश्न उठाते हैं तो हम अर्बन नक्सलाइट बन जाते हैं। आप काला कानून लाते हैं, आप लोगों को बांटते हैं धर्म और जाति के नाम पे, आप ईमानदार लोगों की छवि धूमिल करके गलत मीडिया प्रचार करके उन्हें जेलों में डालते हैं। उसकी परमिशन आपको मिलती है। भाइयों और बहनों, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट कैंपेन की शुरुआत आज अहमदाबाद उनके घर, उनके निवास से मैं शुरू कर रहा हूं। आज सुबह ही मैं अहमदाबाद पहुंचा हूं। उससे पहले मेरी माननीय भाभी जी श्वेता भट्ट जी से बात हुई थी और उनकी बिटिया से भी मेरी बात हुई थी फोन पे। मैंने उनकी परमिशन ली थी, मैंने निवेदन किया था कि मैं इस मूवमेंट का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूं। लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऑलरेडी इस मुहिम के हिस्सा हैं, इसमें किसी को अपना कोई नाम नहीं चाहिए। हमारा नाम तब होता है जब हमारे बड़े भाई हमारे बीच आते हैं। जिस दिन हम एक कप चाय उनके साथ बैठ के पी लें, हम समझेंगे अपने जीवन का एक अच्छा काम करने में सक्सेसफुल हुए, हम सफल हुए। इसे सफल बनाने के लिए इस मुहिम को, जस्टिस संजीव भट्ट मुहिम के लिए हर शहर में अब हम पोस्टर आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी स्टार्ट नई दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से, दिल्ली इसलिए क्योंकि गुजरात मॉडल बता के एक व्यक्ति, एक जुमलेबाज गुजरात से दिल्ली में जा बैठा है। आज मैं इस वक्त इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हम किसी व्यक्ति को अच्छे सर्टिफिकेशन तब दे सकते हैं, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। एक भारतीय के लिए हर दिन अच्छा दिन होता है, सीधी सी बात है। हम मां भगवती के पुत्र हैं और हम भारत के संतान हैं। हमारा हर दिन एक नया सूर्योदय है, हमारा कभी सूर्यास्त नहीं होता, भारत का कभी सूर्यास्त नहीं होता भाई और बहनों। लेकिन आज उस भारत, पवित्र भारत, उस महान और श्रेष्ठ भारत का उल्लंघित किया जा रहा है, कलंकित किया जा रहा है। देश के वीर अधिकारियों को, वीर अफसरों को, जाबाज बेटों को गलत मुकदमे से। क्यों? क्योंकि ये वॉइस ऑफ इंडिया थे, ये वॉइस ऑफ कॉमन पीपल थे और ये वर्दी में थे। और जो वर्दी में वॉइस बनता है किसी का, पॉलिटिशियंस को ये अच्छा नहीं लगता। इस वीडियो के माध्यम से मैं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाज पार्टी और जितने भी दल हैं और संविधान हाथ में लेके चलने वाले आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी, आपके लिए तो मैं एक बात बोलूंगा, आप संविधान लेके चलते हैं और मैं बहुत प्रेरित हूं। आप संविधान लेके चलते हैं चंद्रशेखर जी। क्या आपका संविधान आपसे ये नहीं कहता कि इस परिवार को आप न्याय दिलाएं? आखिर आप हमारे न्यायपालिका को हाथ में लेके चलेंगे तो कैसे होगा? संविधान को लेके चलेंगे। अगर आप संविधान का सम्मान करते हैं मेरे भाई, आइए मेरे साथ, आइए श्वेता भट्ट के साथ, आइए आकाशी भट्ट के साथ। हम विनम्र निवेदन नहीं करते, हम आपको पुकारते हैं क्योंकि आपका कर्तव्य है। आपने राजनीतिक मंच बनाया, उस मंच में इस व्यक्ति को स्थान दीजिए। इस व्यक्ति ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन उत्पन्न किया है। अब वक्त है कि हम उन्हें कुछ वापस करें। जय हिंद, जय भारत।